हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर हम करते हैं रसायन विज्ञान क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है अपना सेकेंड। परमाणु की संरचना को हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो परमाणु की संरचना को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पिछली क्लास में हमने देखा था परमाणु की संरचना। इसके ऊपर हमने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का कह सकते हैं कि हमने एक लेसन लिया था, क्लास ली थी। उसने हमने आपको बताया था कि परमाणु होता क्या है। हकीकत में परमाणु की जो कह सकते हैं परिभाषा, किस तरह से परमाणु का नाम दिया गया, किस तरह से परमाणु किस विस्तार किया गया, या कह सकते हैं कि विवेचना की जाती है, हमने उस कक्षा में पढ़ लिया था अच्छे से। चाहे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके वह क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परमाणु का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है? जी हाँ, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब है उसे जो है ऐसी चीज जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर जैसे हम बात करें अणु की, तो हम क्या कह सकते हैं? अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु प्लस परमाणु किसका निर्माण कर देते हैं? अणु का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं अच्छे से। तो हमेशा कोई भी पहले जब समय में ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी कि इस प्रकार से कहा जा सके कि परमाणु होता है वो इन 2 या 3 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन जैसे जैसे हमने पहले जाना था कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ा था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु अविभाज्य होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि इनके जो तत्व है, प्रत्येक तत्व है, उनके लिए अलग अलग क्या होते हैं? परमाणु संरचना होती है। तो उन्होंने कहा था प्रत्येक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बातें उन्होंने वैसे कही थी। लेकिन जैसे जैसे हम कह सकते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत आया, आधुनिक परमाणु सिद्धांत में जो डाल्टन की बातें थी उनको गलत साबित हुआ। डाल्टन ने कहा था कि जिस तरह से अविभाजित नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत आए तो उसमें क्या हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे समय आया तो देखा गया कि जो परमाणु हैं उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब जो चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कण होते हैं। कह सकते हैं कि इसके अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। और ये सभी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसी तरह से बात की जाए कि अस्थायी, जैसे हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनी, इस प्रकार के कुछ कण पाए गए जो हम कह सकते हैं अस्थायी होते हैं। उनकी भी हम लिख लेते हैं। तो क्या थे? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनी, क्या थी? न्यूट्रॉनी। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? इसके अलावा भी कुछ और कण थे जिनके हमने ये कहा गया था कि अस्थायी, जैसे कि एंटी न्यूट्रॉनी, एंटी न्यूट्रॉनी। तो इस प्रकार के भी कुछ कण पाए गए जिनमें कहा गया कि अस्थायी होते हैं। तो ये सब कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो ये तो क्या कहा, जैसे जैसे परमाणु के अंदर ये सब कुछ पाया जाता है। फिर क्या कहेंगे हम, जैसे आप देखते हैं कि तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, स्थायी होते हैं। तो स्थायी होते हैं तो उनका कुछ मान भी होता होगा। तो इस तरह से उनके कुछ मानों की गणना भी की गई। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो उसका जो कुछ आवेश होगा, क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसकी गणना की गई। जैसे ई डॉट द्वारा दिखाते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन में क्या था? आवेश था। इलेक्ट्रॉन में क्या था? आवेश था। इसी तरह से क्या ज्ञात किया गया? इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान भी ज्ञात किया गया। क्या ज्ञात किया गया? me। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया वह आता है 9.1 × 10⁻31 और इसका केल्विन में मापा जाता है के।
ठीक है, तो ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन का क्या था, आवेश आ गया, द्रव्यमान आ गया। उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या किया गया, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी है नाभिक के अंदर। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, 3 कण आवेशित है जो स्थायी है। तो यहाँ पर प्रोटॉन होता है, उसका जो मान हम कह सकते हैं वह होता है 1.6 × 10⁻⁻, किस में आएगा, ये भी कूलाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करें, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और अब बात कर लेते हैं कि क्या है, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन लगभग क्या होता है, उदासीन कण होता है, तो उसका कोई मान नहीं हो सकता। क्या होता है, उदासीन कण होता है। उदासीन कण होने, प्रोटॉन यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रोटॉन है वह क्या है, धनावेशित होता है, धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन है वह तो स्पष्ट है, ऋणावेशित होता ही होता है। ठीक है, ये तो कुछ जानकारी है हमारी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम इसको जब विस्तार से वर्णन करते हैं तो हमें पता हो। इस पर जो एनसीईआरटी में हमारे पेपर आता है, एग्जाम होगा, तो छोटा मोटा प्रश्न एक नंबर का इसमें पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, क्या इस पर आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर किस प्रकार का चार्ज पाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं ई द्वारा, प्रोटॉन को दर्शाते हैं पी द्वारा, और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं एन द्वारा। इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हमने एक तत्व लिया, अगर हम इस पर बात करें, एक क्या होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, वैसे इसके क्या पाए जाते हैं, समस्थानिक भी पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, इस प्रकार से। तो उनकी बात हम अभी नहीं करते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे समझते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके अंदर देखिए, ऊपर की तरफ जो हमेशा सिंबल दिखाया है इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, और नीचे की तरफ इसका आवेश दर्शाता है। आप कह सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जब जोड़ लिया जाता है तब क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम उसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तत्व का द्रव्यमान। अगर परमाणु का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान आपको नहीं निकालना आता है तो उस पर भी एक वीडियो बनाई गई है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं NaCl का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, H2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसके ऊपर एक पूरी अच्छे से डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए था। यह याद रखिएगा कि हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अब चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लेसन का जो पहला टॉपिक दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसके नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगर पॉज करके लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेशों के बारे में पढ़ा, सब कुछ डिटेल से पढ़ा। अब अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है इस लेसन का वह है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई, किस प्रकार से। तो हम कहते हैं कि लगभग 1850 ईस्वी के बाद की कुछ घटनाएं थी जिसमें कि इसके ऊपर प्रयोग किए जाने शुरू हुए। धीरे धीरे कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर प्रयोग किए, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी खोज की तो उसका श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने क्या कहते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लगभग सन था 1896 1896 या 97 ऑलमोस्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज की थी। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की कैसे इन्होंने, खोज तो हो गई लेकिन किस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए क्या किया गया यहाँ पर आप अब देखते हैं, हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए क्या किया, जो वैज्ञानिक थे हमारे जे थॉमसन, उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। किस प्रकार की, हम कह सकते हैं एक विसर्जन नलिका ली इन्होंने इस प्रकार की, और उन्होंने इसमें एक कोर्क रखा। इसको क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि इसे कहा गया पंप कह गया, या कह सकते हैं कि इसमें पंप लगा दिया इन्होंने।
जिससे वायु का दाब है वो घटाया जा सके, इसके अंदर बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो वायु के प्रेशर को घटाने या बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक पंप लगा दिया, इस प्रकार की एक विसर्जन नलिका ली। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया। अब आप बात कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या बात की हमने इलेक्ट्रोड कि सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि धातु की प्लेट होती है, धातु की पतली प्लेट हो सकती है, धातु की एक प्लेट होती है। धातु की प्लेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी धातु को आसानी से एक समान प्रकार की 2 प्लेटें, इस 2 प्लेटें होती है सामान्यतः धातु की 2 प्लेट लेते हैं, जह काम करती है, एक तो करती है एनोड का और एक प्लेट काम करती है कैथोड का। क्या कहते हैं, एक काम करती है एनोड का, दूसरी काम करती है कैथोड का। जो एनोड है वह सामान्यतः प्लस और कैथोड सामान्यतः माइनस। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो अगले चैप्टर आएंगे उनमें हम समझेंगे कि इनको हम सिंबल द्वारा, पॉजिटिव या नेगेटिव द्वारा नहीं दर्शा सकते हैं। कुछ प्रयोगों में एनोड पर धनात्मक की जगह ऋणात्मक किया जाता है, कैथोड पर धनात्मक या ऋणात्मक, कोई भी चार्ज कहीं पर भी आ सकता है। तो हम चार्ज के याद से याद नहीं रख सकते आप इसको कि कैथोड है तो माइनस है, एनोड है तो पॉजिटिव है। ये यहाँ पर समझने के लिए ठीक है, क्योंकि अभी आपका बेस है, तो बेस में अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार से बताया गया। पहले आपको मैं बता देता हूं कि आप कहीं इसके तरह से याद कर लो। फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर 2 प्लेटें लगा दी। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टता कह सकते हो, उच्च वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये 10th में आप इस प्रकार के सिंबल को अच्छे से पढ़कर आए हैं, बढ़ाया भी है मैंने। तो उन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टेज की और यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए एक मीटर लगा दिया गया। क्या किया, विद्युत धारा को मापने के लिए मीटर लगा दिया। अब देखिए क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर यह जो सिरा है, यहाँ पर क्या है, यह जो हमें सिरा दिखाई दे रहा है वह क्या है, ऋणायन है। कह सकते हैं क्या है, ऋणायन है, और यह सिरा धनायन है। तो जो ऋणायन सिरे से जुड़ा हुआ है वह क्या है, हमारा कैथोड। तो यह क्या है, ऋणायन, और यह क्या धनायन। ये क्या है, हमारा कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। इसके अंदर जो प्रेशर है वह क्या क्रिएट किया गया, इसके अंदर प्रेशर को, दाब को 10⁻³ कर दिया गया। कितना किया गया, 10⁻³ प्रेशर कर दिया गया। चाहे तो इसकी सहायता से निर्वात भी उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन इस जो प्रयोग है उसमें निर्वात को उत्पन्न नहीं किया गया, वायु को प्रेशर को 10⁻³ कर दिया गया। जब यहाँ पर क्या किया गया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन किया। जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया है, तो जब यहाँ पर हम विक्षोभ है, एमीटर यहाँ पर लगाया गया है, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी विक्षोभ दिखाएगा, वरना इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन किस रूप में हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन किस रूप में हो रहा है, इस चीज को समझा। इसी चीज को समझने में किसकी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। चलिए इसको अब विस्तार से समझते हैं कि क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए क्या होता है। अब तो इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर कुछ प्रतिदीप्त लेप कर दिया गया। क्या किया, इसके पीछे प्रतिदीप्त लेप कर दिया, जिंक सल्फेट का। किसका लेप किया गया, जिंक सल्फेट का, जनरस का लेप किया। जब यहाँ पर क्या हुआ कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी, किरण, और जब यहाँ पर टकराती है तो दिमगा सा प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था, एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, इसका मतलब क्या है, जो कह सकते हैं कि कुछ तरंगे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, कुछ तरंगे क्या थी, कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रही थी। तो इससे यह क्या हुआ, जे थॉमसन थे, उन्होंने इसको कहा, कह सकते हैं कि कुछ जो तरंगे हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ गमन कर रही है। तो अंततः उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह कहा था कि यहाँ पर कुछ चमकीले बिंदु उत्पन्न हो रहे थे। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला इसके अनुसार कि कैथोड से अदृश्य किरणें एनोड की तरफ चलती है। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें, लिख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ लिखोगे निष्कर्ष, कैथोड से अदृश्य किरणें या तरंगे, कुछ भी लिख सकते हो, एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। वहां पर कुछ हो रहा था, प्रतिदीप्त उत्पन्न हो रहा था। जनरस के सेल जो लेप किया गया था उस पर जो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है,
लेकिन इससे भी क्या हुआ, ऐसा नहीं मान लिया गया कि कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया गया अच्छे से इसको समझने के लिए। अब वो देखते हैं किस प्रकार से इसके ऊपर और प्रयोग किए गए। तो और प्रयोग किए गए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो उच्च वोल्टेज प्रवाहित की रही थी वह थी लगभग 10,000 से 30,000 वोल्ट की। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक धनावेशित और ऋणावेश आवेश लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिया, आवेश। फिर उन्होंने क्या देखा, जो किरणें थी वो इस तरफ झुकने लगी, तो इससे उन्होंने क्या साबित कर दिया, दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि यह किरणें ऋणावेशित है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सुना है, हमने पढ़ा है, जैसे चुंबक में देखा होगा NC राशि को आकर्षित करता है, लेकिन NS को क्या करता है, नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है। तो ये जब यहाँ पर दोनों तरफ आवेश लगाए गए तो क्या देखा, जो हमारी किरणें थी वो नीचे की तरफ झुक गई, मतलब धनावेश की तरफ आकर्षित हुई। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह किरणें ऋणावेशित होती है। क्या होती है, यह किरणें ऋणावेशित होती है। अब यह प्रयोग भी हो गया, तो कुछ और प्रयोग भी निष्कर्ष निकाले उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये गमन कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक गमन कर रहे थे, तो इन्होंने उसके मार्ग में कुछ क्या रख दिया, एक हल्का सा पहिया रख दिया। इस तरह से एक हल्का सा पहिया रख दिया। जब ये किरणें प्रवाहित की गई तो पहिया क्या घूमना शुरू हो गया, पहिया घूमना शुरू हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे सूर्य से किरणें आती है, वो भी वेव्स आ रही है, वो तो पहिए को नहीं घुमा सकती, लेकिन हवा घुमा सकती है। समझ रहे हैं ना, जैसे लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर अगर मैं पहिया रखूँ तो ये घूमेगा नहीं, लेकिन अगर यहीं पर हवा आ रही हो तो क्या होगा, उसके साथ छोटे छोटे कण आएंगे, वह क्या करेंगे, उसको घूमने में सहायता प्रदान करेंगे। तो जो पहिया रखा तो वह घूमन करने लगा। तो इसे भी लिख लेते हैं कि इन किरणों के मार्ग में हल्का पहिया रखने पर यह घूमने लगता है। पहिया रखने पर यह घूमने लगता है, अर्थात यह किरणें सूक्ष्म कणों के रूप में या कणों से मिलकर बनी है। क्यों कह रहे हैं सूक्ष्म कण, क्योंकि छोटे छोटे कण होंगे वही तो पहिए को घुमाएंगे ना। अगर सीधी किरण जा रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत सी किरणें घूम रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पहिया रख दे, हवा ना हो तो वह नहीं घूमेगा। उसका मतलब वह सिर्फ वेव के रूप में, ना कि कणों के रूप में। तो इससे उन्होंने क्या साबित किया, पहिया घूमता है। इससे मतलब हो गया कि जो किरणें यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर वह किस में है, किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई। इसमें क्या है, छोटे छोटे कण हैं। और उन्होंने फिर क्या किया कि ये चुंबक, हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो उससे क्या होती है, विक्षेपित हो गई। तो यह विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो क्या थे, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे जे थॉमसन के कुछ प्रयोग किए गए। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक विसर्जन नलिका ली, उसमें दोनों तरफ क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगाए, एथोड और एनोड। उसमें उन्होंने एक उच्च वोल्टेज की बैटरी से साथ उसको जोड़ा। फिर उसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो कुछ वेव्स उन्होंने पता किया कि गमन तो करिए, लेकिन पता नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने पीछे लेप कर दिया जलन एस का, जिस पर टकराने के कारण ये जो अक्षेप है, यह क्या करता है कि चमक उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन के टकराने से। इन्होंने क्या कि चमक उत्पन्न की, तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाल दिया कि कैथोड से अदृश्य किरणें एनोड की तरफ जाती है, जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब छोटी सी चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसको हम कैथोड क्या कहते हैं, विसर्जन नलिका भी कह सकते हैं, क्योंकि किरणें वो कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दोनों तरफ आवेश लगाया, धनावेश और ऋणावेश। जो किरणें थी वो धनावेश की तरफ आकर्षित हुई। इससे मतलब क्या है, यह ऋणावेशित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो अब इस तरह का से हमने अच्छे से इस क्लास को समझा, इस तरह से इसके विचार को समझा। तो अब इसमें शॉर्ट से लिख लेते हैं, छोटी सी बात है, मुख्य बात को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कैथोड किरणें निकल रही है। क्या निकल रही है, कैथोड किरणें निकल रही है ना, यहाँ से कैथोड किरणें निकली। कैथोड किरणें जब निकली है तो इसका मतलब क्या है, इसमें अंदर सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे कण है ना कैथोड किरणों से निकलने वाले। तो क्या कहेंगे, इसके अंदर सूक्ष्म कण उपस्थित है, जो क्या है,
ऋणावेशित है। क्या है ये जो छोटे छोटे कण है वह क्या है, ऋणावेशित है। अब हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं पहले बताना आपको भूल गया था, या कह सकते हैं कि यहीं पे बताना उचित था। पहले बताता तो बीच में आपका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट हो जाता कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज तो कहते हैं जे थॉमसन ने की थी, लेकिन उसका जो नाम है वह जे थॉमसन ने नहीं किए दिया था। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉमसन ने नहीं दिया था, वह नाम दिया था स्टोनी ने, स्टोनी, ठीक है, या स्टोना नहीं, स्टोनी है, सॉरी, स्टोनी ने नाम दिया था। स्टोनी ने क्या नाम दिया था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया। तो यहाँ पे जो जे थॉमसन उन्होंने तो बता तो दिया था कि कुछ तो है, ऐसा चीज है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए थे वो इलेक्ट्रॉन था। लेकिन बाद में स्टोनी ने क्या कहा था, जो कैथोड से एनोड की तरफ गमन कर रहा है, जो कण के रूप में है, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद है आपको आज का जो हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज में जे थॉमसन का मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, इसकी सहायता से आपको मदद मिल रही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।